नमस्कार दोस्तों। पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर फॉर 70। द रेट एट विच करेंसी कैन बी बॉट और सोल्ड फॉर इमीडिएट डिलीवरी इज, वह रेट जिस रेट पे करेंसी को खरीदा और बेचा जा सकता है इमीडिएट डिलीवरी के लिए, उस रेट को क्या बोला जाता है। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ये करेंसी का जो ट्रेड होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्पॉट एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन सी फ्यूचर एक्सचेंज रेट, ऑप्शन डी क्रॉस रेट। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट जब तुरंत डिलीवरी लेनी हो। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फ्यूचर के जो सौदे होते हैं उसके लिए रहता है। नेक्स्ट है 471। द सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन। ऐसी सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है, ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है वो ट्रेड होती हैं कहाँ पे। ऑप्शन ए फ्यूचर्स मार्केट, ऑप्शन बी कैपिटल मार्केट, ऑप्शन सी फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन डी मनी मार्केट। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी मनी मार्केट। मनी मार्केट में 1 साल से कम अवधि की सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं और कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज्यादा अवधि की जो सिक्योरिटीज होती हैं वो ट्रेड होती हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय। इंडिया में म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड होते हैं किसके द्वारा। ऑप्शन ए आईआरडीए, बी आरबीआई, सी एसआईडीबीआई एंड डी सेबी एसईबीआई। सही जवाब है ऑप्शन डी सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड को या शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो सेबी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन बीएससी सेंसेक्स इज। बीएससी सेंसेक्स में जो स्टॉक्स की संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन ए 80, बी 50, सी 100 एंड डी 30। सही जवाब है ऑप्शन डी 30। 30 शेयरों का इंडेक्स है बीएससी सेंसेक्स। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और सेंसेक्स जो है ये सेंसिटिव इंडेक्स की वजह से यूज होता है। सेंसिटिव इंडेक्स क्योंकि ये एक इंडेक्स है महत्वपूर्ण जो बीएससी का है। 30 शेयर्स को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट whose value depends on the value of some underlying asset is called। क्वेश्चन में पूछा गया है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसी ऐसी एसेट पे जिस एसेट पे वो बनाया गया है, यानी कि किसी अंडरलाइंग एसेट पे उसकी वैल्यू होती है, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है और ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा और बेचा जाता है, जबकि इसकी जो वैल्यू होती है वो घटती बढ़ती है उस एसेट से जिस एसेट को इंडिकेट करते हुए इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। क्या कहलाता है। ऑप्शन ए म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी डेरिवेटिव, ऑप्शन सी बॉन्ड एंड ऑप्शन डी डिवेंचर। सही जवाब है ऑप्शन बी डेरिवेटिव, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट अपनी वैल्यू डेराइव करते हैं उस एसेट से जिस एसेट के बेस पे इनको बनाया जाता है। ये ऑप्शन हो सकते हैं, फॉरवर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है 475। द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ रिस्क। थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ रिस्क आर बिजनेस रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क एंड डैश। ऑप्शन है ए कैपिटल रिस्क, बी पर्सनल रिस्क, सी मार्केट रिस्क, डी सोशल रिस्क। तो चूंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो रिस्क के सोर्स हो सकते हैं, बिजनेस रिस्क होता है, इंटरेस्ट रिस्क होता है, तीसरा कौन सा महत्वपूर्ण रिस्क है जो मार्केट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी मार्केट रिस्क। इसमें जो बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है, रिस्क जो वर्ड है इस रिस्क का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सम मिस हैपनिंग या पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, वो रिस्क है। ऐसी संभावना कि हमको कोई हानि पहुंच सकती है, इस संभावना को रिस्क बोलते हैं।
और बिजनेस रिस्क होती है जो बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से, यानी कि बिजनेस में लॉस हो जाए या बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, वो बिजनेस रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है कि इंटरेस्ट रेट अचानक घट जाए, बढ़ जाए, उनसे हमको कोई लॉस हो जाए, वो इंटरेस्ट रिस्क है। और मार्केट रिस्क होती है, मार्केट में डिफरेंट सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन मार्केट के फैक्टर्स की वजह से कोई अगर हमको लॉस हो जाए तो वो मार्केट रिस्क कहलाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा एक मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है, जो नहीं है मनी मार्केट सिक्योरिटी, वो पूछा है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमर्शियल पेपर, ऑप्शन बी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन सी ट्रेजरी बिल्स, ऑप्शन डी डिबेंचर्स। डिबेंचर जो होते हैं वो बाई नेचर हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं, लंबी अवधि के लिए होते हैं। तो डिबेंचर जो है ये कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटी है, और बाकी ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं, ये मनी मार्केट की सिक्योरिटीज हैं। इसलिए जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स इट्स ओनर द राइट टू बाई और सेल an underlying asset on or before a given date at a predetermined price is called। क्वेश्चन में पूछा गया है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ओनर को, कॉन्ट्रैक्ट के ओनर को ये राइट देता है कि वो चाहे तो खरीद सकता है, वो चाहे तो सेल कर सकता है अंडरलाइंग एसेट को, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जिस एसेट के ऊपर हुआ है उस एसेट को, ऑन और बिफोर ए गिवन डेट, जो डेट इस कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है या तो उस डेट पर या उस डेट से पहले, एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले से तय प्राइस पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही प्राइस तय हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्वैप, ऑप्शन बी फ्यूचर्स, ऑप्शन सी ऑप्शन, ऑप्शन डी एन्युटी। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन। ऑप्शन एक तरह से एक ऐसा ऑप्शन दिया जाता है ऑप्शन सेलर के द्वारा ऑप्शन बायर को। ऑप्शन बायर दरअसल इन्वेस्टर होता है, ऑप्शन सेलर जो होता है वो कोई ट्रेडर होता है, बिजनेसमैन होता है, बिजनेस एंटिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों को ट्रेड कराती है। वो एक ऑप्शन सेल करती है, लोग खरीद सकते हैं उस ऑप्शन को, और उस ऑप्शन को जो खरीदता है वो ऑप्शन का ओनर हो जाता है, और वो ऑप्शन खरीदता है चाहे तो किसी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का और चाहे उस अंडरलाइन एसेट को बेचने का। वो अपना फायदा देख करके उसको खरीद सकता है या बेच सकता है, और इसके लिए जो कंपनी ये ऑप्शन सेलर होती है प्रोवाइड कराती है, उसके बदले में उससे ये प्रीमियम चार्ज करती है, फीस लेती है अपनी, जो उसके लिए इनकम होती है। अगर ऑप्शन के इन्वेस्टर को बेनिफिट लगता है खरीदने में या बेचने में तो वो उसका यूज करता है, और अगर बेनिफिट नहीं लगता है तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं करता है। इसलिए इसको केवल ऑप्शन बोला जाता है, क्योंकि उसको इस बात का ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उसको एक्सरसाइज करे अब ऑप्शन को, वो चाहे तो ना करे। नेक्स्ट, सेबी हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू डिस्क्लोज देयर डैश। सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया है कंपनीज को कि वो डिस्क्लोज करेंगे, यानी कि प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे अपनी इन रिपोर्ट्स को, अपनी रिपोर्ट्स को इस तरीके से। जो ऑप्शन है वो इस तरीके से है। ऑप्शंस हैं क्वार्टरली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, मंथली रिव्यू एंड एनुअल रिपोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन ए क्वार्टरली रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट, हर एक कंपनी के लिए। अब ये कंपलसरी कर दिया गया है। 2018 में सेबी ने लिस्टिंग के रूल्स अपने जारी किए, उनके तहत हर एक कंपनी क्वार्टरली रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट जारी करेगी, दिखाएगी, डिस्क्लोज करेगी। नेक्स्ट, द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स इज कॉल्ड। वह मार्केट जिसमें शॉर्ट टर्म फंड रेज किए जा सकते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए रिटेल मार्केट, बी शॉर्ट टर्म मार्केट, सी मनी मार्केट, डी कैपिटल मार्केट। सही जवाब है ऑप्शन सी मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, और जो फंड रेजर है, जो कंपनीज है जिनको पैसा चाहिए, वो वहां से फंड रेज कर सकती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। तो मनी मार्केट सही जवाब है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल एसेट नहीं है? ऑप्शन ए बॉन्ड्स, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी लीज ऑब्लिगेशंस एंड ऑप्शन डी शेयर्स। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी पेटेंट।
फाइनेंशियल एसेट वो होती हैं जिनके माध्यम से लोग फाइनेंस को इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंस इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और फंड रेजर फंड रेज करते हैं। तो बॉन्ड, लीज ऑब्लिगेशन, शेयर, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जबकि पेटेंट जो है ये एक अलग से रियल एसेट है, पेटेंट। नेक्स्ट 481, a platform of an organized and regulated financial market where securities जैसे कि बॉन्ड, शेयर, ये बॉट किए जाते हैं और सोल्ड किए जाते हैं एट प्राइसेस, उन प्राइसेस पे जो प्राइस गवर्न होते हैं डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा, इन ऑफन रेगुलेटेड होते हैं एक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा, इज कॉल्ड एज। पूछा गया है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही है जिस प्लेटफॉर्म पे सिक्योरिटीज खरीदे बेचे जाते हैं उस रेट पे जो रेट डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होता है, और ये जो प्लेटफॉर्म होता है उसका रेगुलेशन एक प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा किया जाता है। अब पूछा गया है कि इस प्लेटफॉर्म को बोलते क्या है। ऑप्शन ए है मनी मार्केट, बी इंडिजेनस लैंडिंग, सी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एंड डी स्टॉक एक्सचेंज। सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड खरीदे बेचे जाते हैं। नेक्स्ट, द निफ्टी comprises stocks of Indian companies belonging to dash sectors in India। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो निफ्टी है, अब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको मतलब इंडेक्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स है बीएससी का, उसके बारे में हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर, सेंसेक्स। ऐसे ही जो एनएससी होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है, कॉमन इंडेक्स है, जनरल इंडेक्स है, सबसे महत्वपूर्ण वो निफ्टी है। अब जो निफ्टी है ये कॉम्प्राइज करता है, निफ्टी कॉम्प्राइज, जो निफ्टी का कॉमन स्टॉक है वो 50 स्टॉक्स को कॉम्प्राइज करता है, 50 स्टॉक उसमें रहते हैं। लेकिन इसमें स्टॉक नहीं पूछे, इसमें पूछे हैं कितने सेक्टर्स, यानी कि कई कंपनीज के शेयर हो सकते हैं, 50 कंपनीज के शेयर इसमें शामिल हैं। अब जो 50 कंपनीज हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही सेक्टर से 4-5 कंपनी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक सेक्टर से एक ही कंपनी हो। बात सेक्टर्स के बारे में हो रही है, तो कितने सेक्टर्स को ये कंप्राइज करता है स्टॉक। अब ये जो क्वेश्चन है ये उतना सटीक है नहीं, क्योंकि 50 जो नंबर है वो तो फिक्स है, बट जो सेक्टर्स हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनीज पे। इसके बारे में अभी छोटा सा डिस्कशन करेंगे, वैसे अलग से इस टॉपिक पे एक वीडियो बन सकता है, पूरा पूरी डिटेल है। ऑप्शन इसके हैं, पहले ट्राई करें आप आंसर देने का, फिर इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 5। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSB के एग्जाम में जुलाई 2018 में। जुलाई 2018 से पहले 17 में हर 6 महीने के बाद, यानी कि साल में 2 बार जो सेक्टर्स होते हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी 50 कंपनीज होती हैं जिनके शेयर इस पे आते हैं अकाउंटिंग में, वो घट या बढ़ सकती हैं, वो शामिल हो सकती है, कोई कंपनी निकल सकती है, तो इस वजह से सेक्टर्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो 18 से जस्ट पहले जो थे वो 12 सेक्टर थे, इसलिए उस समय इसका सही जवाब था सी 12। लेकिन आगे के लिए अब जो एग्जाम्स होंगे वो बदल सकते हैं, 13 सेक्टर हो गए, अब फिलहाल 14 सेक्टर है, 14 सेक्टर। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस समय आपको चेक करके जाना चाहिए। चेक कहाँ से करोगे वो मैं बता देता हूँ, आप निफ्टी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे उन सेक्टर्स के शेयर्स के नाम लिखे रहते हैं। इसके लिए मैं आपको जो करंट का डेटा है वो मैं दिखा देता हूँ। February 29, 2024 को, क्योंकि हर 6 महीने बाद ये रीबैलेंस हो सकता है ये सिस्टम, तो February 29 की रिपोर्ट है। अब मार्च में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मार्च 24 में, और ये 29 February 24 का ये रिपोर्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी है, निफ्टी 50 इंडेक्स, ये वेल डाइवर्सिफाइड, मतलब अलग अलग सेक्टर्स इसमें शामिल रहते हैं, कंपनी 50 कंपनीज के शेयर शामिल रहते हैं। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पोर्टफोलियो की, यानी कि इसमें जो शेयर शामिल रहते हैं उनकी फीचर क्या है, कि जो मेथोडोलॉजी होती है कि किस कंपनी का शेयर इसमें शामिल रहेगा, किसका नहीं रहेगा, कौन सा मेथड इसके लिए अपनाया जाता है। तो मेथड होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब इस बात को कोई रेगुलेट नहीं करता है कि कौन सी कंपनी का शामिल करें नहीं करें।
फ्री फ्लोटिंग के माध्यम से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट में कंपनी के शेयर्स की सेल परचेज होती है, फ्रीली मूवमेंट होता है, फ्रीली उनके प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से तय होते हैं, उसके आधार पर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जाना जाता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनका हैवी होता है उनको इसमें शामिल किया जाता है उन कंपनीज को। इसके जो नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं वो 50 हैं, ये फिक्स है, 50 कंपनीज के शेयर शामिल किए जाते हैं। इसकी जो लॉन्च डेट है निफ्टी 50 की वो है अप्रैल 22 1996। जो बेस डेट है वो है 3 नवंबर 1995। बेस वैल्यू जो है वो 1000 है, जिसकी वैल्यू को हम देखते हैं अब कि भी निफ्टी कितने वैल्यू पे चल रहा है। कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने फ्रीक्वेंटली इसकी कैलकुलेशन होती है, तो वो रियल टाइम बेसिस पे होती है। आप पूरे दिन भर देखोगे कि निफ्टी कितना चल रहा है, तो वो ऊपर नीचे चलता रहता है एकदम रियल टाइम बेसिस पे, जैसे शेयर्स की कीमत उसकी घटती बढ़ती है। इसके जो 50 कंपनीज के शेयर होते हैं, इनकी जिस हिसाब से कीमत का रुख रहता है, उन्हीं का ये एवरेज रहता है एक तरह से। रियल टाइम पे निफ्टी की वैल्यू दिखती रहती है आपको। जो इंडेक्स रीबैलेंस होता है, मतलब जो कंपनीज कोई आ सकती है कोई जा सकती है, वो सेमी एनुअली होता है, साल में 2 बार होता है। अभी का जो लेटेस्ट है, फरवरी की रिपोर्ट है ये, उसमें जो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो इस प्रकार से है। कंपनी बहुत सारी होती हैं, जैसे टॉप कांस्टेंट यहाँ पे दिखा रखे हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, इंफोसिस लिमिटेड है, टीसीएस लिमिटेड है। तो आप देखेंगे एक ही सेक्टर से, जैसे आईटी सेक्टर से ये भी है, ये भी है। बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी भी है, आईसीआई भी है। तो ऐसे ही डिफरेंट एक सेक्टर से ज्यादा कंपनी भी हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो करंट में सेक्टर है वो 14 सेक्टर है, 14 आज की डेट में, यानी कि फरवरी में ये डिसाइड हुआ है, तो मार्च तक अभी यही चल रहा है। 6 महीने बाद फिर इम्बैलेंस हो सकता है। वेटेज के साथ सेक्टर दे रखे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है जिसका सबसे ज्यादा वेट है प्रेजेंट कंडीशन में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, और एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनीज, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सर्विसेज एंड केमिकल्स। तो जो सेक्टर रिप्रेजेंटेशन है और उस सेक्टर का जो नाम नोमेनक्लेचर उन्होंने यूज किया वो भी यहाँ पे दिया गया है, साथ ही साथ वेटेज भी दिया गया है कि इसका कितना वेटेज है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन द सिटी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हालांकि अब ये क्लोज हो चुका है OTCEI। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे थे OTCEI के, यह बताना है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, सी दिल्ली एंड डी कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। ये 2015 में ही OTCEI बंद हो चुका है, 2015, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी एक स्टॉक एक्सचेंज की उसको ये पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको क्लोज कर दिया गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। इनमें से कौन है जो शेयर मार्केट के वर्किंग को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए MRTP एक्ट, बी फेरा, ऑप्शन सी बायफर, ऑप्शन डी सेबी। सही जवाब है ऑप्शन डी सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सेबी इज, सेबी क्या है? तो गिवन ऑप्शन है ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, बी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी है क्योंकि ये रेगुलेशन बनाता है शेयर मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, और स्टैट्यूटरी बॉडी भी है क्योंकि इसको स्टैट्यूट के माध्यम से इसको पावर दी गई है सरकार के द्वारा। इसके लिए एक अलग स्टैट्यूट है सेबी एक्ट, तो इसलिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, रेगुलेटरी बॉडी भी है। नेक्स्ट, एन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट ऑन द। एक ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है? ऑप्शन ए डिलीवरी ऑफ गुड्स, बी पेमेंट ऑफ प्राइस, सी फॉल ऑफ हैमर एंड डी नन ऑफ द अबव। दरअसल ऑक्शन में जो बिडिंग होती है तो उसमें कंप्लीट तब माना जाता है जो ऑक्शनियर होता है, जो उसको यानी कि ऑक्शन को वहां पे संचालित करता है। तो जब फाइनल बिड आ जाती है, उसको लगता है कि अब इससे ऊपर की बिड नहीं आने वाली है, तो उस समय कस्टमरी वो एक हैमर फॉल करता है, तो फॉल ऑफ हैमर के साथ ही ऑक्शन सेल कंप्लीट
मानी जाती है। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एनएवी इज रिलेटेड टू, एनएवी रिलेटेड है किससे? एनएवी फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू होती है। ये किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए इंश्योरेंस, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑप्शन डी इनकम टैक्स। सही जवाब है ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एनएवी का यूज होता है। नेट एसेट वैल्यू के आधार पे जो म्यूचुअल फंड के यूनिट से उनकी वैल्यू डिसाइड होती है। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड हैज इट्स ओरिजिन इन, जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं उनका ओरिजिन कहां से है? तो ऑप्शंस में ऑप्शन ए यूएस सिक्योरिटी मार्केट, ऑप्शन बी वॉल स्ट्रीट, ऑप्शन सी जापान सिक्योरिटी मार्केट, ऑप्शन डी दलाल स्ट्रीट। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए यूएस सिक्योरिटी मार्केट। यूनाइटेड स्टेट यूएस के सिक्योरिटीज मार्केट में जीरो कूपन बॉन्ड जो थे वो अस्तित्व में आए। जीरो कूपन बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं, ऐसे बॉन्ड जिनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जीरो होता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, बल्कि इन्वेस्टर्स को ये डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच दिए जाते हैं और जब इनकी मैच्योरिटी होती है तो इनका जो फेस वैल्यू होता है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टर को मिलता है। ये जो डिफरेंस रहता है इशू प्राइस का और मैच्योरिटी वैल्यू का, वही इन्वेस्टर के लिए इनकम होती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा एक मनी मार्केट सिक्योरिटी नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ऑप्शन डी कमर्शियल पेपर। सही जवाब है ऑप्शन बी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी। एनएससी जो है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये लंबी अवधि के लिए होते हैं और इनका जो इन्वेस्ट है वो जो इंडियन पोस्ट है उसके माध्यम से लोग कर सकते हैं। बाकी ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं, इनकी अवधि 1 साल से कम की होती है। नेक्स्ट, द ओपन एंडेड स्कीम आर, ओपन एंडेड स्कीम होती हैं। ऑप्शन ए ओपन फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित अवधि के लिए ओपन रहती हैं। है फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, फिक्स्ड पीरियड होता है मैच्योरिटी का। ऑप्शन सी है लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं। ऑप्शन डी है ओपन ऑन ए कंटीन्यूअस बेसिस। सही जवाब है ऑप्शन डी ओपन ऑन ए कंटीन्यूअस बेसिस। ये लगातार कंटीन्यूअस बेसिस पे ओपन रहती हैं। ओपन एंडेड स्कीम म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम्स रहती हैं जिनमें इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है, कभी भी निकल सकता है। नेक्स्ट, 491 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कॉम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। ऑप्शन बी है कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन सी है फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। ऑप्शन डी है कंट्रोल ईच अदर, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू करती है तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, और पहली बार जब वो सिक्योरिटी इशू हो जाती हैं तो उसके बाद उन सिक्योरिटीज का जो लेन देन होता है वो सिक्योरिटी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। तो दरअसल ये एक दूसरे की पूरक हैं। नेक्स्ट है कंपलसरी डीलिस्टिंग इज ड्यू टू, कंपलसरी डीलिस्टिंग किन कारणों से हो सकती है? कोई कंपनी जब अपने शेयर सेल परचेज करना चाहती है मार्केट में तो उसको लिस्टिंग करानी होती है मार्केट में। जब वो लिस्टिंग कराती है तो उसके बाद उसको जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं उस मार्केट के, उस सिक्योरिटीज एक्सचेंज के जहां पे उसकी लिस्टेड है सिक्योरिटी। जैसे एनएससी पे लिस्टेड है तो एनएससी के जो रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बीएससी पे है तो बीएससी के फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स, और सेबी के जो डायरेक्ट रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि सेबी रेगुलेटर है सभी मार्केट्स का भी। तो डीलिस्टिंग कंपलसरी किन कारणों से हो सकता है? ऑप्शन ए है मतलब कंपनी को डीलिस्ट कब किया जा सकता है? एक तरह से डीलिस्ट करने का मतलब है कि ऐसी कंपनी के शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे प्रतिबंध लग जाता है ट्रेड होने पे। ऑप्शन ए वायलेशन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट, ऑप्शन बी कैपिटल साइज इज स्मॉल, ऑप्शन सी मर्जर, ऑप्शन डी थिन ट्रेडिंग। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वायलेशन ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट। जो लिस्टिंग एग्रीमेंट था, अगर उस एग्रीमेंट की टर्म्स से वायलेशन करती है कंपनी, तो उनका उल्लंघन करती है तो उसको डीलिस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, बुक बिल्डिंग मेथड
हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन डैश इन इंडिया। भारत में बुक बिल्डिंग मेथड कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो बुक बिल्डिंग मेथड होता क्या है? बुक बिल्डिंग मेथड एक उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लाती है कंपनी, और शेयर्स का जो प्राइस है वो तय किया जाता है। तो उस मैकेनिज्म को जिससे प्राइस तय होता है उसी को बुक बिल्डिंग मेथड कहते हैं। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? ऑप्शन ए 1995, बी 1985, सी 2005, डी 2003। सही जवाब है ऑप्शन ए 1995। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह बताना है। ऑप्शन ए, इन्वेस्टर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज थ्रू आउट द ईयर। ऑप्शन बी, ये डील करता है उन सिक्योरिटीज के साथ जो ऑलरेडी ऑफर्ड है मार्केट में। ऑप्शन सी, ये प्रोवाइड करता है फंड्स डायरेक्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, यानी कि कंपनीज को सीधे फंड प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन डी, इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, ये डायरेक्टली फंड प्रोवाइड कराता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। जब कोई कंपनी पहली बार सिक्योरिटीज इश्यू करती है तो डायरेक्ट फंड उस कंपनी के पास आते हैं, और ये ही प्राइमरी मार्केट कहलाता है। इसके बाद ये सिक्योरिटीज बाद में जो इन्वेस्टर आपस में सेल परचेज करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, उसका कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी के पास ना कोई पैसा आता है न जाता है। अब इन्वेस्टर आपस में सेल परचेज करते हैं, इसीलिए उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट, सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग। सेंसेक्स कैलकुलेट होता है किसके माध्यम से? ऑप्शन ए, एज पर आईएफआरएस। ऑप्शन बी, सेबी क्वार्टरली गाइडलाइन। ऑप्शन सी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ऑप्शन डी, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है, ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था निफ्टी, तो वो सेम सिस्टम ही होता है दोनों जगह ही। ऑप्शन डी सही जवाब है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर। कैपिटल मार्केट मार्केट होती है किसके लिए? ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म फंड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी, शॉर्ट टर्म फंड एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज यहाँ पे खरीदी बेची जाती हैं। तो जिनको फंड चाहिए लॉन्ग टर्म फंड मिल जाते हैं, और जिनको इन्वेस्ट करना है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डिपोजिटरी ऑफ इंडिया? इंडिया की सबसे पुरानी डिपोजिटरी कौन सी है? ऑप्शन ए, सेबी। ऑप्शन बी, सीडीएसएल। ऑप्शन सी, एनएसडीएल। एंड ऑप्शन डी, आरबीआई। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एनएसडीएल। एनएसडीएल ओल्डेस्ट डिपोजिटरी है। एनएसडीएल अटैच है एनएससी से, और सीडीएसएल अटैच है बीएससी से। ये सबसे पुरानी डिपोजिटरी है एनएसडीएल। दो ही डिपोजिटरी इंडिया में करंट में फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट, कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल इन। कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो रिपेबल होता है इस अवधि में। ऑप्शन ए, 1 to 15 डेज। ऑप्शन बी, मोर देन 15 डेज बट लेस देन 3 months। ऑप्शन सी, मोर देन 3 months बट लेस देन ए ईयर। ऑप्शन डी, मोर देन 1 year। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 to 15 डेज, 1 से लेकर 15 दिन तक का होता है कॉल मनी। ये जो बैंक्स होते हैं वो आपस में इसका लेन देन करते हैं। नेक्स्ट, द मेजर प्लेयर इन द इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में महत्वपूर्ण प्लेयर कौन सा है? ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक। बी, एनबीएफसी। ऑप्शन सी, इंडिजिनस बैंक। ऑप्शन डी, कोऑपरेटिव बैंक। सही जवाब है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इसके मेजर प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन ए, स्टॉक। ऑप्शन बी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ऑप्शन बी, डिबेंचर। ऑप्शन डी, बॉन्ड। सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 साल से कम अवधि का होता है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये थे आज के एमसीक्यूज। ये सीरीज जारी रहेगी जब तक कंप्लीट क्वेश्चंस जो 2000 प्लस हैं अब बुक में, वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज में शामिल होंगे।
बाकी इनके एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए किसी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर लूँगा या वहीं पे कमेंट के माध्यम से जवाब दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।